नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरएस का सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा है और उस सिलेबस में सबसे ज़्यादा चोट होती है हमारे साथ साइंस के सिलेबस को लेके, क्योंकि साइंस का सिलेबस भी बड़ा है और साइंस को कवर करना भी उतना ही मुश्किल लगता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि साइंस के सिलेबस को किस तरीके से टुकड़ों में बांट दिया जाए, किस तरीके से समझा जाए, ताकि ये हमारे लिए एक सरदर्द ना होकर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सके। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सपोज करते हैं हमें बहुत दूरी तय करनी है, और जैसा कि पहले लोग किया करते थे कि हमें यहाँ से केदारनाथ तक पैदल चल के जाना है। अगर वो ये सोचेंगे कि हमें यहाँ से वहाँ तक पैदल चल के जाना है तो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि थोड़ा दूर 40 किलोमीटर गए, फिर 20 किलोमीटर गए, फिर 30 किलोमीटर गए और वहाँ रुक रुक के जाते हैं, तो उन्हें ये सफ़र इतना लंबा लगता नहीं है। अगर हम ऐसा ही हमारे विज्ञान के सिलेबस के साथ करते हैं कि पूरे सिलेबस को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं रहेगा। ये उतना ही आसान हो जाएगा जितने कि बाकी के सब्जेक्ट होते हैं। कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी हमारा साइंस का सिलेबस है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 भागों में पहला भाग होगा हमारा फिजिक्स, सेकेंड होगा केमिस्ट्री, थर्ड होगा बायोलॉजी, फोर्थ होगा कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, और फिफ्थ सब्जेक्ट होगा टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी तो हम बायोलॉजी में ले सकते हैं, जिसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है या स्पेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ बायोलॉजी के सिलेबस को लेके। ठीक है, तो ये जैसे सपोज करते हैं हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है, वो बायोलॉजी के सिलेबस को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि कहते हैं जब हमारी नींव मजबूत होती है तो इमारत अपने आप ही मजबूत हो जाती है। देखिए कैसे हम बायोलॉजी के सिलेबस को फ्रेगमेंट कर देते हैं। जैसे हमने पूरे आरएस को सिलेबस को फ्रेगमेंट किया अलग अलग विषयों में हमने सिलेबस उठाया साइंस को डिवाइड किया 5 भागों में। अब बारी आती है बायोलॉजी को भी हम कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए कैसे, ये हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है जिसमें हमारे 2 हिस्से हैं। बायोलॉजी के सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें 2 पार्ट्स करने होंगे। वन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेकेंड वन इज प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमें उसमें डिस्कस करनी है, और प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है कि प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं, प्लांट्स को कैसे समझा जा सकता है, वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली 3 ही चीजें पढ़नी है। वन इज सेल, सेकेंड इज ऑर्गन सिस्टम एंड थर्ड वन इज डिजीज। सेल को हिंदी में कहेंगे कोशिका। कोशिका क्या करती है, कोशिका जो प्लांट्स होते हैं, ये ह्यूमन होता है, कोई भी लिविंग थिंग होती है, उसका बेसिक है। सपोज करते हैं हम अभी इमारत की बात कर रहे थे, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ईंट। सिमिलरली ह्यूमन का या प्लांट्स का या किसी भी एनिमल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है सेल। तो सबसे पहले हमें सेल समझना जरूरी है, चाहे वो हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ें या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ें। जब हम सेल को पढ़ लेंगे तो बाकी सारी चीजें समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे में ऑर्गन सिस्टम दिए हुए हैं। देखिए ऑर्गन सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं, ये हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम। बेसिकली ह्यूमन में 7 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हम जैसे हमें एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ खाना खाते हैं। ठीक है, एनर्जी भी चाहिए, और हमें जो सेल अभी हमने देखा था कि सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर सेल डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या सेल कुछ भी काम करती है, उस सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। डैमेज हो जाने के लिए, मरम्मत हो जाने के लिए उसे कुछ मिनरल्स चाहिए। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो सब उसे मिलते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, न्यूट्रिशन यानी पोषण के थ्रू। तो सबसे पहला हमारा सिस्टम आता है जो कि होता है पोषण का। लेकिन हमने पोषण के माध्यम से इन सब चीजों को अंदर तो ले लिया बॉडी के अंदर, लेकिन वो बॉडी उसको काम में नहीं ले सकती जब तक कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हमारा दूसरा सिस्टम काम आता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारी ऑक्सीजन बॉडी में चली गई। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि फर्स्ट सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ा है, उससे फूड हमारे अंदर चला गया। फूड और ऑक्सीजन अब हमारे दोनों बॉडी के अंदर पहुंच गए। लेकिन जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंची है वो हमारे लंग्स में पहुंची है, यानी कि हमारे फेफड़ों में पहुंची है, और फूड जो हमारी बॉडी में पहुंचा है वो हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में पहुंच गया है। पर ऐसा तो नहीं है, मेरे ब्रेन की सेल को भी चाहिए, मेरे पैरों की सेल को भी फूड चाहिए, मेरे हाथ की सेल को भी फूड चाहिए। वो पूरी बॉडी में कौन लेके जाएगा?
वो हमारा थर्ड सिस्टम यानी कि ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। तो जो कि जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा सिस्टम आता है कि अच्छी, क्योंकि हम जब कुछ खा रहे होते हैं तो हमें नहीं पता कि हमने सिर्फ काम की चीजें खाई हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत नहीं होती है, या अमाउंट, सपोज करते हैं मेरी बॉडी को इतनी जरूरत है लेकिन मैंने इतना सारा खा लिया है, तो ठीक है, इतना सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो बाहर निकालने के लिए चौथा सिस्टम काम आता है, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चार सिस्टम तो आपस में कनेक्टेड हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ये बाकी तीन सिस्टम कौन कौन से हैं? प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र क्यों काम आता है ये आपको पता है कि हमारी मानव जाति या किसी भी जीव की संतति को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी होता है। ये हमारे कोर्स में नहीं है। इसके अलावा छठा सिस्टम जो हमारे बॉडी में होता है वो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन जितने भी हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, वो आपस में जुड़ा रहे, आपस में ढंग से काम करता रहे, उसके लिए काम आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र। इसके अलावा जो लास्ट सिस्टम होता है वो हमारा होता है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम भी हमारे यहाँ पर कोर्स में नहीं है, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। तो 5 तंत्र हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये जो 2 हमने यहाँ पर लिखे हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किए हुए हैं। तो हम वापस चलते हैं कि हम कहां पर थे। देखिए, हमने सेल के बारे में देखा, ऑर्गन सिस्टम देखे जो कि 7 होते हैं, 7 में से हमें सिर्फ 5 पढ़ने होते हैं। इसके बाद आती है बारी डिजीज की। तो डिजीज में देखिए हमें क्या पढ़ना है। वैसे तो बहुत तरीके से डिजीज को क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो सिलेबस है उसमें 3 तरीके से सिलेबस को मेंशन किया हुआ है। वन इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं। ट्रांसफर होने के कई तरीके हो सकते हैं, किसी कीट के थ्रू वो ट्रांसफर हो सकती हैं, कोई कंटामिनेटेड यानी दूषित कहते हैं जैसे, यानी प्रदूषित जगह है जहां पर ऑलरेडी कोई बैक्टीरिया वायरस लगा हुआ है, उसके माध्यम से वो हमारी बॉडी में जा सकता है। कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी बीमार है उसका ब्लड अगर किसी की बॉडी में चढ़ा दिया जाए, उसके द्वारा कंटामिनेटेड हो सकता है, कम्युनिकेट हो सकता है, हवा के माध्यम से ये फैल सकता है। तो कई तरीके से ये कम्युनिकेबल हो सकता है। नॉन कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट नहीं होती है, जनरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो हेरिडिटी से होती है। हेरिडिटी यानी जो आनुवंशिक रोग होते हैं। एक्चुअली ना डिजीज को जो क्लासिफाई करने का तरीका होता है वो ऐसे होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं जो जन्म से होती हैं, और कुछ होती हैं जो अर्जित होती हैं। अर्जित यानी कि जिनको हम बाद में आती हैं शरीर में। जन्म से जो होती हैं वो होती हैं हेरिडिटी वाली, यानी कि आनुवंशिक रोग जो होते हैं वो जन्म से होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कम है या ज्यादा है, उसके वजह से जो रोग होते हैं, या गुणसूत्रों में कोई विकार है, तो इस प्रकार से जो बीमारियां होती है उन्हें आनुवंशिक बीमारियां कहती हैं, जो कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। अर्जित रोग वो होते हैं जिन्हें हम बाहर से अर्जित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जुकाम खांसी हो गया है, टीबी हो गया है, HIV हो गया है, वो होते हैं। तो कम्युनिकेबल होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल होते हैं जो जाते नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी में होते हैं या किसी की भी बॉडी में होते हैं। हेरिडिटरी क्या होती है? जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है उन्हें हेरिडिटरी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। लाइफ स्टाइल के डिजीज कौन सी होती हैं? जो हमारी रहन सहन के वजह से आती हैं, जैसे मोटापा हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, या इसके अलावा जो तंबाकू वगैरह चबाने की वजह से जो कैंसर वगैरह हो जाता है, वो लाइफ स्टाइल के रोग होते हैं। इसके अलावा एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक डिजीज होती हैं। इनके बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एरिया पर डिपेंड करती हैं कि कितने एरिया में डिजीज फैली हुई है। इसके बाद जो हम देखे थे, देखिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने देखा था ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके बारे में हमने समझ लिया है। इसके 3 टॉपिक है, वन इज सेल, वन इज सिस्टम ऑर्गन्स, और तीसरा डिजीज। इसके बाद हम जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी पे चलते हैं।
देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी में सेल डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है सिलेबस में, लेकिन सेल हम पढ़ेंगे। सेल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब हम सेल के बारे में जानेंगे तभी हम प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं। वैसे भी उसमें कोशिका लिखा हुआ है, तो हमें नहीं पता कि मानव कोशिका की बात कर रहे हैं या प्लांट कोशिका की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सेल पढ़ेंगे। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते समय हमारे पास 4 टॉपिक यहाँ पे सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला टॉपिक दिया है कि जो प्लांट्स होते हैं उसके कितने भाग होते हैं और उन भागों के क्या क्या कार्य होते हैं। बेसिकली अगर इनके भागों की बात की जाए तो उसमें हम मोटा मोटा डिवाइड कर सकते हैं। रूट्स यानी कि जड़ें हो सकती हैं, जड़ों के बाद स्टेम यानी कि तना हो सकता है, तने के बाद पत्तियां हो सकती हैं, पत्तियों के बाद फूल हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, जिसमें से पत्ती और फ्लावर ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इनके कार्यों की बात करते हैं तो उसमें जड़ों का कार्य होता है जैसे पानी को लेना, तना का कार्य होता है संचरण करना, फ्लोएम जाइलम होते हैं। पत्तियां देखेंगे तो उसमें स्टोमाटा देखेंगे कि पत्तियों जो भोजन है वो कैसे बनाती हैं, और फूल देखेंगे यानी कि वो देखेंगे कि प्रजनन कैसे होता है। दूसरा भाग देखा जाएगा जिसमें पोषण लिखा हुआ है। पोषण का मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स पोषण कैसे करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्लांट्स को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, वो कैसे प्राप्त करते हैं, वो सारी चीजें पोषण के अंदर आती हैं। तीसरी चीज होती है ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि वृद्धि नियंत्रक। वृद्धि नियंत्रक के अंदर हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली हार्मोन्स देखेंगे, प्लांट्स के जो हार्मोन होते हैं वो वृद्धि नियंत्रक में आते हैं। और फोर्थ पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 4 पार्ट हैं, इसमें मैं प्रजनन लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कि फ्लावर होता है, या फिर हम कहें कि पत्तियां कैसी होती हैं, रूट्स कैसे होता है, स्टेम कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। इसके अलावा 3 टॉपिक और हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। वन इज राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स, इसका मतलब है राजस्थान में पाए जाने वाले औषधीय पादप। तो औषधीय पादप का सिर्फ हमें देखना है कि उन कौन कौन से हैं, जिनका नाम क्या है और उनका काम क्या है। ठीक है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि उनका कौन सा भाग है, उस प्लांट का कौन सा भाग है जो एक्चुअली में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तुलसी की, तो तुलसी के पत्ते काम आते हैं, वो किस डिजीज में काम आते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, वो हमें इसके अंदर देखना है। बेसिकली हमें नाम ही याद रखने हैं और उनका काम याद रखना है। इसके बाद देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सब जानते हैं, जैविक खेती क्या होती है, जो कि बिना फर्टिलाइजर्स वगैरह के होती है। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा लंबा पार्ट है, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं आप पहले वो देख लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या क्या हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि डीएनए क्या होता है या गुणसूत्र क्या होते हैं, इनके बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टूल्स। टूल्स यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म की जाती है वो टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया होता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के टाइप, उसको कितने भागों में बांटा है, जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में हम इसमें एप्लीकेशन भी हैं, तो ह्यूमंस में इसकी एप्लीकेशंस, ह्यूमन में एप्लीकेशन कैसे देख सकते हैं कि 3 बेबी पेरेंटिंग कैसे होती है, सैरोगेसी कैसे होती है, आईवीएफ कैसे होता है, या ह्यूमन में जो डिजीज होती है, ह्यूमन में जो डिजीज होती हैं वो डिजीज में ये टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम आती है, जैसे आरटीपीसीआर वगैरह है एंड ऑल दैट। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स भी कह सकते हैं या फिर एनिमल्स कह सकते हैं, इनमें हम इनको कैसे काम में लेते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो हम इसमें क्लोनिंग के थ्रू इनको काम में लेते हैं, या फिर प्लांट्स जो होते हैं उनमें जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स जो हम बना देते हैं, जैसे बीटी कॉटन है या बीटी ब्रिंजल है, या फिर ड्रॉट यानी कि सूखा या बाढ़ में वो प्लांट्स कैसे रेसिस्टिव हो सकते हैं, या गोल्डन राइस कैसे बनाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। एक और देख सकते हैं यहाँ पे हम कि बायोडीजल्स और एथेनॉल्स क्या होते हैं, बायोएथेनॉल और बायोडीजल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बायोफ्यूल जिसे बेसिकली कह सकते हैं, बायोफ्यूल क्या होता है, वो सब इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई टॉपिक होगा एक दो छोटा मोटा, तो वो भी कवर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, बेसिकली मैं आपको इतनी देर से क्या बताने की कोशिश करी थी, मैं आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि ये जो बायोलॉजी का सिलेबस है ना, इसको हम छोटे से भाग में बांट देते हैं। वन इज ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ 2 टॉपिक, बेसिकली 2 ही टॉपिक हैं, डिजीज को थोड़ा अलग कर देते हैं। तो 3 टॉपिक्स मान लीजिए, 3 टॉपिक्स हैं, सेल है,
ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स है, 5 ऑर्गन्स है और डिजीज है। ठीक है, प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़नी है, सेल क्या होती है और उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी में भी अगेन 4 पार्ट हम देखने वाले हैं और उसके बाद 3 टॉपिक और देखने वाले हैं जो कि इन दोनों से थोड़ा सा पार्ट है, जैसे कि वन इज वन इज बायोटेक्नोलॉजी, वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग और राजस्थान में इसकी जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। तो मेरे हिसाब से बायोलॉजी का सिलेबस आपको क्वाइट क्लियर हो गया होगा। जब सिलेबस और स्केलेटन क्लियर होता है तो सब्जेक्ट समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।